हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 1 में आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझना है इसको आज। तो आज शुरुआत करते हैं इसकी। विद्युत फ्लक्स पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसको हम ले देते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें कोई छोटा सा भाग ले लिया जाए जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, एस है। अभी इसको हम मान लेते हैं क्या है, एस है। और इस भाग से जो क्षेत्र रेखाएं हैं गुजरेंगी, कुछ क्षेत्र रेखाएं इस भाग से गुजरेंगी। तो क्षेत्र रेखाएं जितनी मात्रा में अल्पांश से अर्थात जो पृष्ठ होता है या क्षेत्रफल होता है उससे गुजरता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई ई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है चारों ओर स्थित किसी पृष्ठ से, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ये पृष्ठ है। इससे जितनी मात्रा में क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स जो होता है इसमें जो क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं हम उसको किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं। इनको हम ई से शो करते हैं। और क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है यहाँ पर एस लिया गया है, तो हम इसको वेक्टर एस से प्रदर्शित करेंगे। मान लेते हैं इसकी दिशा ऐसे है, तो इसको हम किससे शो करेंगे, एस से ऐसे शो कर देंगे। इसको आपको कॉपी में नहीं बनाना है, केवल इसको लिख लीजिए। अब आपको अनियमित सतह के लिए और नियमित सतह के लिए पढ़ाएंगे कि अनियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, नियमित सतह के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो अनियमित सतह के लिए हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ये अनियमित सतह है और इससे क्या है, जो फ्लक्स गुजरता है उन फ्लक्स को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो पृष्ठ लिया गया है, सतह लिया गया है, वो किसके अंदर है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। विद्युत क्षेत्र ई के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सतह बनी है ये सतह किसके अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसके अंदर चारों ओर होगा। अब देखिए इस पूरी सतह के लिए हम एक साथ फ्लक्स नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये अनियमित है। अनियमित है तो हम छोटे भाग का निकाल लेते हैं, उसके बाद समाकलन कर देंगे, पूरे भाग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेते हैं ऐसे, ये छोटा सा भाग ले लिया गया। अब देखिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, अब ये पूरे भाग के लिए हम क्षेत्रफल मानते हैं यस है। तो अगर इस छोटे भाग को लिया जाए तो इसके लिए क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। देखिए छोटे से भाग के लिए जो क्षेत्रफल लिया जाता है डी लगा कर लिया जाता है। ये बड़े से भाग के लिए क्षेत्रफल इतना है, तो छोटे से भाग के लिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए, छोटी से सतह के लिए क्षेत्रफल ds होगा। इसमें जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें से बल रेखाएं पूरे पृष्ठ से गुजरेंगी, क्योंकि पूरा पृष्ठ किसके अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो क्षेत्र रेखाएं इस पूरे पृष्ठ से गुजरेंगी, लेकिन पूरे पृष्ठ से एक साथ फ्लक्स को हम नहीं ज्ञात कर सकते। छोटे से भाग के लिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद समाकलन करने के बाद पूरे के लिए आ जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं अगर क्षेत्रफल ऐसे दिया गया है ए, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो क्या करेगा, बाहर की ओर कार्य करेगा ऐसे। अब मान लेते हैं अगर सतह ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे कार्य करेगा, सतह ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करेगा। लंबवत हमेशा क्या है, लंबवत होता है सतह के। तो मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल लिया गया है ऊपर की ओर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इसमें क्षेत्रफल वेक्टर जो ए दिया गया है वो क्या है,
ऊपर की ओर कार्य करेगा और इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जो सतह ली गई है वो सतह क्या है, ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करेगा ऐसे। तो हम अभी ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर, इसका क्षेत्रफल भैया ds है। जैसे यहाँ पर ए क्षेत्रफल था तो वेक्टर ए से दिखाया गया इसकी दिशा को। यहाँ पर क्षेत्रफल ds है तो इसकी दिशा को हम किससे शो करेंगे, वेक्टर ds से। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, जो बल रेखाएं से गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उनकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे होगी। उनकी दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। तो पूरे भाग में क्षेत्रफल कितना है बच्चों, ई है। तो छोटे से भाग में भी क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उतना ही रहेगा। पूरी सतह पर जितना विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है उतना इस छोटे से क्षेत्रफल पर भी रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम दिखाए हैं ई से, क्योंकि ये वेक्टर को शो कर रहा है इसलिए हम इसको वेक्टर ई से प्रदर्शित करेंगे। ये क्या है, सतह, अनियमित सतह है। ये अनियमित सतह है, अनियमित सतह। इनके बीच मान लेते हैं कितना कोण बन रहा है, थीटा। इनके बीच कितना कोण बना, थीटा बन गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस छोटे से भाग, छोटा सा भाग जो लिया गया इसको अल्पांश मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, अल्पांश। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। इसको हम देखिए छोटे से भाग के लिए भैया, बड़े से भाग के लिए, ये पूरी सतह के लिए फ्लक्स हम मान लेते हैं फाई ई है। तो छोटे से भाग के लिए जो फ्लक्स माना जाएगा, इसको हमेशा छोटे से भाग के लिए हमेशा डी लगा दिया जाता है। तो डी फाई ई लगा देंगे तो यहाँ पर आएगा डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई। देखिए यहाँ पर वेक्टर मान लेते हैं, ई यहाँ पर दिया गया है जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है, और डी एस जो अल्पांश में जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इनके बीच थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस डॉट लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अदिश गुणन लिया जाएगा इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस, एरो यहाँ से हट जाएगा और कॉस थीटा आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लिए ये कैसे होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं दो वेक्टर ए और वी लगे हैं, इनके बीच थीटा कोण बन रहा है। तो इनका अदिश गुणन क्या होता है, अदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अदिश गुणन के लिए डॉट लगाते हैं, सदिश गुणन के लिए मल्टीप्लाई क्रॉस लगाते हैं। अब यहाँ पर ए डॉट बी लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड ए। मॉड किसको शो करता है, परिमाण को, वेक्टर के परिमाण को शो करता है, राशि के परिमाण को शो करता है। यहाँ पर आएगा वेक्टर बी का परिमाण, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। और जिसका मॉड ले लिया जाता है, जैसे मॉड ए लिया गया तो इसको हम क्या लिखते हैं, मॉड के अंदर अगर कोई वेक्टर लिखा जाएगा तो वहां से एरो हट जाता है क्योंकि आता है परिमाण। क्या निकलता है, शुद्ध मान या अंकीय मान निकलता है या परिमाण निकलता है। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार इन दोनों जो सदिश दिए गए ई और डी एस के बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो छोटे से भाग अल्पांश के लिए जो फ्लक्स आया इतना आया, तो पूरे भाग के लिए क्या आ जाएगा, पूरी सतह के लिए, पूरी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरी सतह से पूरी सतह से
गुजरने वाला पूरी सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए छोटे से भाग के लिए इतना आ गया और बड़े से भाग पूरा भाग ले लिया जाए तो आपको लगाना है क्या, समाकलन। क्या लगाना है, समाकलन। अब पूरे क्षेत्रफल का प्रभाव होगा इस पर। तो यहाँ पर किससे शो कर देंगे हम, ई से शो कर देंगे। और यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई, और डी फाई ई अगर समाकलन में है, यहाँ पर देखिए ये अवकलन को शो करता है डी और ये समाकलन को। तो अवकलन समाकलन एक दूसरे को क्या अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और यहाँ पर क्या केवल क्या आ जाएगा, फाई ई आएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा, और इसका क्या लगा देंगे, समाकलन लगा देंगे। ये पूरे भाग के लिए आ गया, पूरे भाग के लिए विद्युत फ्लक्स पूरे भाग से अर्थात पूरी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जितना समझाया गया आसान है। अनियमित सतह के लिए आपको आ गया, अब आपको नियमित सतह के लिए करना है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको बताएंगे नियमित सतह के लिए क्या होता है। आप देखिए, मान लेते हैं एक समतल लिया गया जो आयताकार है। एक समतल लिया गया जो क्या है, आयताकार है। ये समतल लिया गया है और इसको यहाँ पर इसे चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में अगर इसको रख दिया गया है तो इस क्षेत्रफल से बल रेखाएं गुजरेंगी। इस क्षेत्रफल से क्या है, बल रेखाएं गुजरेंगी। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल जो दिया गया है ये वाला, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना, अभी एस मान लेते हैं। इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल दिया गया है एस दिया गया है। अब इसमें ध्यान देना है, जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे होगी। ये क्षेत्र रेखाओं की दिशा है और इसको हम शो करेंगे ई से, जो किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ध्यान देना। अब देखिए आप, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आयताकार पार्ट लिया गया है, अर्थात यहाँ पर जो सतह ली गई है वो सतह कैसे रखी है, ऐसे रखी है, और क्षेत्र रेखाएं ऐसे पार होकर जा रही हैं। क्षेत्र रेखाएं इसको पार करके जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, ये क्षेत्र रेखाएं इस पार से उस पार जा रही हैं, ये ऐसे रखा हुआ है। अब क्षेत्र रेखाएं इस पार से उस पार जा रही हैं, तो क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। अब बताए क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी। अगर यही क्षेत्रफल ऐसे होता तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होती। ये ऐसे हो गया, क्षेत्रफल की वेक्टर की दिशा ऐसे हो गई। अगर ये ऐसे हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऐसे हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी क्या इस तरफ है, और क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत होता है। देखिए, तो लंबवत है तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी उसी ओर होगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी किस ओर है, इसी तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी इसी ओर है। आप यहाँ पर बताइए, दोनों की दिशा अगर एक हो रहा है तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना मिलेगा आपको, 0। यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये क्षेत्र की दिशा है, ध्यान से देखिए, ये क्षेत्र की दिशा है, और क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल वेक्टर लिया गया एस है, उसकी दिशा भी इधर ही है, इसी ओर है। तो इनके बीच कितना कोण बना, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं, अभी देखा क्या, यहाँ पर ई था और यहाँ पर डी एस था, इनके बीच थीटा कोण बन रहा था। लेकिन जो डी एस है, जो यहाँ पर डी एस क्षेत्रफल वेक्टर दिया गया है, ये सीधा चिपक कर इसके साथ आ जाए, अर्थात ये धीरे धीरे आकर चिपक जाए,
ये यहाँ पर पहुंच जाए तो इनके बीच जो थीटा कोण था वो क्या चिपक कर शून्य हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ पर थीटा कोण क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में हैं तो ds और e के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। देखिए इसमें इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में E और S दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे और इनको लिखेंगे हम समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे। और इनके बीच तथा जो कोण बनेगा इनके बीच अभी क्या बताया, 0 अंश का, थीटा बराबर 0 अंश, 0 डिग्री का अर्थात 0 अंश का कोण बनेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं पूरे भाग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो पूरे भाग से या पूरे क्षेत्र, पूरे पृष्ठ से लिखेंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखिए पूरे भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसे हम शो करते हैं, इससे शो करेंगे यहाँ पर फाई ई से शो करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में रख देते हैं ई डी एस कॉस 0 अंश। यहाँ पर cos 0 अंश रखा जाएगा तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे साइड में, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई डी एस, और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, 1 से चाहे जिस संख्या में गुणा किया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आया क्या, फाई ई। अब देखिए यहाँ पर ये अधिकतम होगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैक्सिमम होगा। पहले ध्यान से समझो, ये मान लेते हैं क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल है। अब बताइए बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, इससे ऐसे गुजर रहे हैं, तो अगर ऐसे कर दिया जाए तो जब बल रेखाएं जा रही हैं क्या इससे सबसे ज्यादा गुजरेंगी। देखिए ध्यान से, अगर इसको ऐसे घुमा दिया गया है तब बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी, ऐसे कर देंगे तो बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी, कि ऐसे कर देंगे तो बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी। तो ध्यान से देखिए, जब ये पृष्ठ ऐसे है तो बल रेखाएं क्या अधिकतम मात्रा में गुजरेंगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा भाग क्या है, सामने आ रहा है और सामने से बल रेखाएं पीछे की ओर क्या है, जा रही हैं, तो अधिकतम मात्रा में जाएंगी। लेकिन इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर कम हो गया, इससे बल रेखाएं क्या है, बहुत कम मात्रा में अर्थात 0 के बराबर होंगी। तो अगर ये लंबवत जैसे अभी यहाँ पर दिया गया है, अगर ये ऐसे दिया गया है तो क्षेत्र रेखाएं क्या है, सबसे अधिकतम गुजरेंगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए किसी क्षेत्र से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स है क्या होगा, अधिकतम होगा। अब इसको समांतर करके देखते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन 1 थी, इसको आप लोग फिगर भी बनाना और इसको भी लिख लेना। यहाँ पर कंडीशन 1 डाल देना, ऐसे 1 करके डालना। तो यहाँ पर दूसरा, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। अब मान लेते हैं ये क्षेत्र रेखाएं हैं, बार बार हम बच्चों ये जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र दिखाया गया है इसको बार बार हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये सब भी फिगर में बनेंगे अभी, ठीक है। तो बार बार इसको गोल गोल हम नहीं घुमाएंगे। अब जान लीजिए इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो एरो दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब मान ले रहे हैं इस प्लेट को, यहाँ पर जो थीटा बराबर 0 अंश है, अब इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। इस प्लेट को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी, ऐसे पहुंच जाएगी, ये प्लेट ऐसे हो गई। और इसका क्षेत्रफल कितना है, अभी S है। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। अब बताइए, जब ये क्षेत्रफल ऐसे था तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे कार्य कर रहा था, अब ये ऊपर हो गया तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ऐसे था
तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे था। अब ये ऊपर की ओर हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर हो गया। तो यहाँ पर एस की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। एस की दिशा यहाँ पर ऊपर की ओर है। यहाँ पर एस लिख लीजिएगा, डी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना लिया गया, एस लिया गया। बच्चों ध्यान से देखिए, एस की दिशा ऊपर की ओर है। ये आपको समझ में आया कि क्षेत्रफल ऐसे रखा है, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर। और इसमें क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, ये ऐसे दिखाया गया है। अब इसमें बताए थीटा कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है 90 अंश का। अब देखिए 90 अंश का बन रहा है, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, थाई ई इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों देख लेना, जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है वैसे आप लोग लिख लेना। चलो हम ये लिख देते हैं, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। इस स्थिति में ई जो होगा एस के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच देखिए, ये ई की दिशा ऐसे है और एस की दिशा ऊपर की ओर है, तो इनके बीच कितना कोण बना, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर कितना आया, 90 अंश आ गया। अब इसमें रखेंगे, चलो, तथा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स थाई ई इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया है, ई डॉट यस लिखेंगे, क्योंकि डीएस छोटे से भाग के लिए था, यहाँ बड़ा सा भाग एस लिया गया क्षेत्रफल, तो जहाँ डीएस है वहां पर एस लगाएंगे। और यहाँ पर कितना आएगा, cos 90 अंश, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि cos 90 बराबर क्या होता है, 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी स्थिति भी, अब देखिए, जब क्षेत्र ऐसे था तब फ्लक्स रेखाएं ज्यादा गुजर रही हैं, जब क्षेत्र ऐसे हो गया तो क्या फ्लक्स रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, क्योंकि इसमें कोई स्थान नहीं बचेगा और फ्लक्स रेखाएं इससे नहीं गुजरेंगी। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, इसकी क्या है। इसको थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो क्या होगा, थीटा कोण पर अगर समतल को घुमाया जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा से ध्यान देना, यहाँ पर स्थान नहीं है तो अलग कर देते हैं, या थोड़ा यहाँ इरेज कर देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लेना। तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर लिखेंगे, ये क्षेत्र की दिशा है और इस समतल को ऐसे ले लिया जाए, ये ऐसे, और ये कितना कोण बना रहा है, थीटा, ये ई की दिशा है और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है, ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है और इसकी दिशा ऐसे दी गई है, ये क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे दिया गया है, तो इनके बीच कितना कोण बनेगा, हम मान लेते हैं कितना कोण है, थीटा। अगर सही देखा जाए ऐसे झुका हुआ है तो इनके बीच जो क्षेत्रफल वेक्टर कार्य करेगा, वो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा देखिए इसके लंबवत होती है ना, तो नीचे की ओर है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा, वेक्टर की दिशा क्या आ जाएगी, नीचे की ओर। ऐसे हम इसको करेंगे एस से, इसको दिखाएंगे ई से, तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए इस स्थिति में क्षेत्रफल
एस से, ये क्षेत्रफल एस से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, देखिए फ्लक्स तो वही रहेगा, कितना फाई ई, सबके लिए फाई ई लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इनके बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो ये पूरा हो जाएगा थीटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों कंडीशन थी, बहुत आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कब फ्लक्स रेखाएं अधिकतम गुजरती हैं और कब कम गुजरती हैं, ये आपको समझाया गया है। अब अगला तीसरा नंबर दिया गया है निर्गत और आगत बल रेखा के लिए। निर्गत अगर बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और इससे बल रेखाएं अगर बाहर की ओर निकल रही हैं, इससे बल रेखाएं अगर बाहर की ओर निकल रही हैं, ये प्लस है, प्लस के लिए, धनावेश के लिए जो बल रेखा है वो हमेशा क्या है, बाहर की ओर निकलती हैं। धनावेश के लिए बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये आप लोग समझिए। तो इसके लिए जो फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लिख देना धनात्मक। जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तब उनके लिए जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। ये आपको समझ में आया होगा। जो धनावेश होता है, धनावेश के कारण किसी पृष्ठ से जब बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तो फ्लक्स उसका धनात्मक हो जाता है। जब यहाँ पे ऋणावेश, सॉरी यहाँ पे ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए किसी पृष्ठ से बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, जिसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।